नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है भाई बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे भाई सिर्फ आपसे मैं 20 मिनट मांगूंगा। 20 मिनट अपना फोकस अगर आपने यहाँ पर रख लिया तो 20 मिनट के बाद चैप्टर 4 का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना बने। केवल 20 मिनट आपको फोकस करना है। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एवं सम्मिश्र संख्याएं। द्विघात समीकरण के बारे में आप जानते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है ये 10वीं कक्षा में हम पढ़ कर आए। हालांकि इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या हो जाती है यहाँ पर, सम्मिश्र संख्या। ये हमारे लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि अभी तक जो संख्याएं आप पढ़कर आ रहे थे वो थी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आपने क्या पढ़ा? परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय में आपने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक सारी संख्याएं पढ़ी। अपरिमेय संख्याएं भी आपने पढ़ी जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अब नई संख्या हमको क्या पढ़नी है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत हमको कुछ चीजें पढ़नी है जो कि हमें सवालों में हेल्प करेंगी। इन पर आधारित प्रश्न आपसे इस पाठ के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि केवल 20 मिनट अपना फोकस यहाँ पर जमा लेंगे तो 20 मिनट बाद आप चैप्टर 4 का पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे और कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं? आयोटा क्या होता है? सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या को हम जेड से निरूपित करते हैं। सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है? परिमाण क्या होता है? उसको हम मॉड ऑफ जेड से प्रदर्शित करेंगे। सम्मिश्र संख्या का संयुग भी हम जेड के ऊपर बार लगा के दर्शाएंगे। और सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जेड इनवर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये सम्मिश्र संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या होती है सम्मिश्र संख्याएं। मान लीजिए मैंने आपको एक समीकरण दिया x² + 4 बराबर में 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है। अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसके हल निकाल के बताइए, इसके आंसर निकाल के बताइए, तो आप प्रयास करेंगे x² और 4 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे। ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का। ठीक है, अब एक बात आप मुझे बताइएगा यहाँ पर कि क्या x का कोई ऐसा मान संभव है जिसको हम यहाँ पे रखें तो -4 हमको मिल जाए? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ऐसा तो x का कोई मान नहीं है जिसका वर्ग करने पे -4 आ जाए, क्योंकि भाई x वर्ग जो है वो कैसा है, धनात्मक है। कहने का मतलब किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव नंबर हमको मिलता है। तो x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए हमें -4 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। अब क्या करें, हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, -4। x बराबर -4 को हम यूं लिख सकते हैं 4 इंटू -1। अब दो चीजें अंडर रूट के अंदर हैं, इसको हम अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा √4 इंटू में √-1। ये जो अंडर रूट के अंदर -1 है ना, इसी को हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं भाई? आयोटा। इस अंडर रूट के अंदर जो -1 है इसको क्या बोला जाता है? आयोटा। आई का मान होता है √-1। ठीक है भाई, इसको हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसको हम पढ़ेंगे आयोटा। √-1 का मान क्या होता है? आई, या आई का मान क्या होता है? √-1। दो गणितज्ञों के नाम मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। एक था विलियम रॉबर्ट हैमिल्टन। विलियम रॉबर्ट हैमिल्टन, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अब अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव संख्याएं हैं, √-4, -9 आदि की संख्याएं जो कि अंडर रूट के अंदर है वो नेगेटिव में है। तो विलियम रॉबर्ट हैमिल्टन ने क्या कहा, इन संख्याओं को एक नाम दिया और वो नाम क्या था मेरे भाई? अधिकल्पित नाम था। क्या नाम दिया? इन संख्याओं को उसने अधिकल्पित संख्याएं नाम दिया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, एक और गणितज्ञ आते हैं जो कि जिनका नाम है आयलर। दूसरे गणितज्ञ कौन है भाई? आयलर। आयलर। आयलर ने इन संख्याओं को आयोटा कहा। क्या कहा भाई? आयोटा। आयोटा यानी आयलर ने बताया आयोटा आई का जो मान होता है वो क्या होता है भाई? -1 होता है। यहीं से सम्मिश्र संख्याओं की कहानी स्टार्ट हो जाती है। सम्मिश्र का मतलब होता है जो मिश्रित हो, जिनमें वास्तविक तो हो लेकिन साथ में क्या हो, काल्पनिक भी हो। काल्पनिक का मतलब होता है अधिकल्पित। ठीक है भाई,
तो सबसे पहले हम आयोटा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समिश्र संख्या पर आएंगे। अभी तक हमने एक चीज समझ ली कि आयोटा का जो मान है वो -1 होता है मेरे भाई। इतनी बात, आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। आयोटा का मान क्या होता है भाई? आयोटा का मान जो है -1 होता है रूट के अंदर। अब यहीं से हम आयोटा की विभिन्न घातों के मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं आप आयोटा का वर्ग कर दीजिए, यानी आई का वर्ग करेंगे, तो यहां वर्ग करेंगे तो √-1 का वर्ग करने से ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यानी आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? -1 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ गए तो पूरा काम आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आई की पावर 3 का मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे भाई? आई की पावर 3 को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं। आई की पावर क्यू को आप क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर का मान -1 आप रखेंगे यहाँ पर आई है, तो मेरे भाई आई क्यू का मान क्या आ जाएगा? माइनस का आई आ जाएगा। हमने आई का मान लिखा -√1 आया, √1 माइनस के अंदर आया, मतलब रूट के अंदर -1 आया। दूसरा हमने आई स्क्वायर का मान निकाला, -1 आया। तीसरा हमने आई क्यू का मान निकाला, कितना आया? -i। एक चीज और बस आपको निकालनी है, आई की पावर 4 मेरे भाई। आई की पावर 4 को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। यहां से मेरे भाई आई की पावर 4 हो जाएगी -1 इंटू -1। गुणा अगर आप -1 का करेंगे तो आई की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब मेरी बात सुनिए, 4 चीजें सर हम सीख गए हैं। पहली चीज है आई बराबर √-1। दूसरी चीज हमने सीखी आई स्क्वायर बराबर -1। एंड तीसरी चीज हम सीख चुके हैं आई बराबर -i। एंड आई की पावर 4 बराबर हमने सीखा +1। ये 4 चीजें बस बच्चों याद रखनी है आपको। अब इसके बाद आई की कोई भी घात आपसे मैं पूछ लूं, आप उसका आंसर बता सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम समय में। कैसे बताएंगे उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए ये चीज आप लोग समझ पाए या नहीं, पढ़ने में आपको मजा आ रहा है या नहीं, एक बार कमेंट के साथ मुझे बताएंगे। ठीक है भाई, आप सुनिए मेरी बात। ये 4 चीजें आप सीख गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे आई की घात 19 का मान ज्ञात करके बताइए कि सर आई की पावर 19 का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आई की घात जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या, तो आप कहेंगे सर विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो आप उसको सम और विषम में डिवाइड करेंगे। सम और विषम से मेरा मतलब ये है, इसको सम बनाओ। आई के पावर में जो भी है उससे जस्ट छोटी सम संख्या कौन सी होगी? जैसे 19 है तो 19 से जस्ट छोटी सम संख्या क्या है? 18। तो आप इसको क्या लिख देंगे? आई की पावर 18। लेकिन यहाँ 19 है तो इसके इनटू में हम एक आई और लिख देंगे, क्योंकि आई की पावर कुछ नहीं है 1 माना जाएगा। यहाँ आई की पावर 18 है, 18 और 1 19 हो जाएगा, वापस जुड़ करके आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है ना? तो हम आई की पावर 19 को सम और एक ऐसे बना लेंगे। अब आई की पावर 18 है ना बेटा, इसको आप क्या करेंगे? आई की घात 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई की घात 2 लिखेंगे। ये जो 18 है ना, 18 का आधा कर दो, या जो भी पावर है उसमें 2 का भाग लगा दो। 18 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 9 आएगा। यानी आई की घात 18 को हमने आई स्क्वायर इंटू 9 लिखा और आई अपनी जगह ज्यों के त्यों रहेगा। क्लियर मेरे भाई? यहां से आप देखिए आई स्क्वायर का मान मेरे भाई -1 होता है। -1 की घात हो गई 9, इंटू में क्या चल रहा है? आई चल रहा है। आई होप नीचे आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो यहां समझ लीजिएगा। मैंने कहा आई स्क्वायर की पावर क्या हो गई? 9 हो गई। यहाँ क्या चला? आई चला। आई स्क्वायर का मान आपने -1 रखा, इसकी पावर 9 है, इंटू में क्या है? आई। आई की पावर देखो, -1 की पावर क्या है? 9 है। अब -1 पे अगर विषम संख्या की पावर है तो -1 ही आएगा। अगर सम संख्या होती तो +1 आ जाता। तो ये क्या रहा? -1 रहा और यहाँ इंटू में आई। कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया मेरे भाई? माइनस का आई। यानी मैं कहूं आपसे कि आई की पावर 19 का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर आई की पावर 19 का मान -i है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल छोटे छोटे देख लेते हैं, ताकि आपकी जो समझ है वो इसमें विकसित हो जाए, आपकी पकड़ इसमें मजबूत हो जाए। मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे आई की पावर 20 का मान निकाल के बताइए। आई की पावर 20 का मान निकाल के बताइए। तो अब यहां तो सम संख्या है,
तो क्या करेंगे भाई, आई की पावर 2 बनाना है, सीधा सा फंडा, आई की पावर 2, 2 बनाया ना, तो अब 2 का इस 20 में भाग देंगे, कितना आएगा 10। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, आई की पावर 2 -1 लिखेंगे, -1 की पावर कितनी है 10, -1 पे सम संख्या की पावर, यानी आंसर कितना आ गया मेरे भाई, +1 आ गया। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मैंने आपसे कहा आप मुझे आई की घात 89 का मान ज्ञात करके बताइए, तो आप इसको लिखेंगे आई की घात 89 से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 88, और एक आई को अलग लिख दो। अब यहाँ आई की घात 88 को बना दो आप आई की घात 2, और 2 का भाग दे दो 88 में, तो कितना आएगा 44, इंटू में क्या चल रहा है आई। आई की घात 2 का मान आप -1 रखिएगा, यहाँ चल रहा है 44 इंटू में आई, -1 पे सम संख्या की घात है मतलब +1 आएगा, और +1 का गुणा आप आई में करोगे तो आंसर कितना आ गया आई, यानी कि आई की पावर 89 का मान आपके पास क्या आ गया मेरे भाई, प्लस का आई आ गया। इस प्रकार से आई की किसी भी पावर का मान आप निकाल सकते हैं। एक छोटी सी चीज और अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सर आई की पावर -19 का मान ज्ञात करके बताइए, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए कि सर अब तो माइनस में पावर दे दी आपने, अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना भाई, इसको प्लस बना लो। प्लस कैसे बनाएंगे, इस आई की पावर को 1 के बटे में ले जाओगे, तो ये आई की घात क्या हो जाएगी, +19 हो जाएगी। अब जैसे हमने पहला सवाल सॉल्व किया था आई की पावर 19 का, ठीक वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 बटे आई की पावर 18 इंटू आई। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 बटे 18 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और यहाँ पे 9 इंटू में क्या चल रहा है आई। अब देखिए 1 बटे -1 की पावर 9 इंटू में आई आया, तो ये बन जाएगा 1 बटे माइनस का आई, क्योंकि आई की पावर -1 की पावर 9, इसका मतलब हुआ -1, -1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -आई। अब देखो भाई माइनस आई है ना, हर का परिमेयकरण करेंगे, है ना, यहां देखिएगा 1 बटे -आई तो है हर का परिमेयकरण, यानी आई का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा ऊपर आई, नीचे हो जाएगा माइनस, और आई का आई में आई स्क्वायर। इतनी बात समझे क्या। तो अब आप देखिएगा ऊपर चल रहा है बेटा आई, नीचे -1 तो है ही, आई स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +1, 1 का आई में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, आई आ जाएगा। यानी आई की घात -19 का मान भी कितना आ गया हमारे पास, आई आ गया बेटा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। और अब अगर आपसे कोई भी आई की किसी भी पावर का मान पूछ लेगा, तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग बता पाओगे या नहीं। एक आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया आई की घात -31 का आप मुझे मान निकाल कर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। आई का कॉन्सेप्ट खत्म है। अब हम बात कर रहे हैं सम्मिश्र संख्या, और सम्मिश्र संख्या से संबंधित इन सारी चीजों की। बस 5-10 मिनट की बात हो रही है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उसके बाद में आपको सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। इतनी चीजें चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। बच्चों अब हम बात करेंगे सम्मिश्र संख्या की। किसकी भाई, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या थोड़ा थोड़ा नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है। सम्मिश्र यानी जो मिश्रित करके बनाई गई है, किससे, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या से। यानी सम्मिश्र संख्या जो जेड होती है ना, सम्मिश्र संख्या का निरूपण करता है जेड, यानी सम्मिश्र संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं। इसका मानक रूप होता है बेटा a प्लस आई वी। ये सम्मिश्र संख्या का मानक रूप होता है। जैसे मैं आपसे कहूं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसे ही सम्मिश्र संख्या का जो मानक रूप होता है z बराबर a प्लस आई भी होता है। जहां पे बच्चे ध्यान रखिएगा, a क्या होता है, वास्तविक भाग होता है मेरे भाई, क्या होता है, वास्तविक भाग होता है। एंड जो b होता है बच्चों, वो क्या होता है, काल्पनिक भाग होता है। इसको हम अधिकल्पित भाग भी कहते हैं, याद रखिएगा। ए क्या हो गया हमारा वास्तविक भाग, बी क्या हो गया काल्पनिक भाग। ए और बी दोनों ही वास्तविक संख्या होती हैं, और आयोटा हमारी हो जाती है अधिकल्पित संख्या यानी काल्पनिक संख्या, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या हुई जिसका वास्तविक भाग ए कहलाता है, काल्पनिक भाग क्या कहलाता है, बी, है ना बेटा। अगर मैं आपसे कहूं किरमित युग्म क्या होता है, किरमित युग्म क्या होता है,
तो सम्मिश्र संख्याओं में जो ए और बी हैं उनको अगर हम ऐसे लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या का किरमित युग्म कहलाएगा बच्चों। आई होप सम्मिश्र संख्या हल्की फुल्की आप समझ पा रहे होंगे कि जिसमें वास्तविक संख्या भी हो साथ में काल्पनिक या अधिकल्पित संख्या भी हो, वो कहलाती है आपकी सम्मिश्र संख्या। क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। सम्मिश्र संख्या हमने समझ ली, आयोटा हमने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक। बच्चों सम्मिश्र संख्या का जो मापांक होता है उसको हम z के ऊपर मॉड लगा के दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है मेरे भाई अंडर रूट के अंदर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ध्यान दीजिएगा सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, मॉड ऑफ z बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं कि z बराबर 2 प्लस 3i, तो ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। मैं आपसे कहूं इसका वास्तविक भाग बताइए तो आप कहेंगे 2 है। मैं आपसे कहूं काल्पनिक भाग बताइए तो आप क्या कहेंगे 3 है। जो चीज आई के साथ लिखी है वो काल्पनिक, जो बिना आई के साथ लिखी है वो वास्तविक। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालिए तो आप कहेंगे सर अंडर रूट ए का वर्ग, ए मतलब 2 का वर्ग 4 प्लस बी मतलब 3 का वर्ग 9, तो 4 और 9 को आप जोड़ेंगे अंडर रूट 13। इस सम्मिश्र संख्या का परिमाण या इस सम्मिश्र संख्या का मापांक आ जाए। इतनी बात समझे या नहीं, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या का मापांक हो गया बच्चों। अब मैं यहां से चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं इसके फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा ना। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। ठीक है। दो चीजें बच्चों हमने समझ ली, सम्मिश्र संख्या समझ ली, सम्मिश्र संख्या का मापांक समझ लिया मेरे भाई। ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या जो होती है z बराबर a प्लस आई बी होती है। सम्मिश्र संख्या का मापांक z बराबर होता है अंडर रूट के अंदर a वर्ग प्लस b वर्ग। याद रखिएगा बच्चों। अगला जो पॉइंट है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी जो होता है इसके लिए हम z के ऊपर बार लगा के दर्शाते हैं। इसका सूत्र हो जाता है a प्लस माइनस का आई बी। ध्यान दीजिए बच्चे, आई बी अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। जैसे हमारे पास सम्मिश्र संख्या में a प्लस आई बी है ना, तो आई वाला गुणांक का चिन्ह बदलना है आपको। अगर प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का। जैसे यहाँ प्लस का था तो हमने क्या कर दिया माइनस, यानी z बार बराबर क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। अगर z बराबर a प्लस आई बी है तो z बराबर क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि z बराबर 5 प्लस का 3i है, तो आप इसका संयुग्मी ज्ञात करेंगे z बार बराबर, वो हो जाएगा 5 माइनस का 3i। आई वाले का चिन्ह बदलना है, यहां कोई नहीं करना, वास्तविक भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि z बराबर माइनस का 2 एंड माइनस का 7i है, तो आप z बार निकालेंगे, संयुग्मी निकालेंगे, तो आप क्या कहेंगे -2 से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लिख देंगे। माइनस का 7i है तो केवल प्लस का क्या हो जाएगा भाई 7i हो जाएगा। आई होप z बार आप समझ गए होंगे कि इस z बार क्या होता है। ठीक है ना भाई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, जो कि सबसे लास्ट है सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को हम z के ऊपर इनवर्स लगा के दर्शाते हैं। अगर z बराबर a प्लस आई बी है तो z इनवर्स बराबर हो जाता है भाई a बटे में a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस b माइनस का b, प्लस लगाना है, b को लिखना है माइनस में, और बटे में क्या होता है a वर्ग प्लस b वर्ग। ये सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाता है, मापांक गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा z बराबर 2 प्लस 3i एक सम्मिश्र संख्या है, आप z इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आप कहेंगे सर a का मान 2 है और b का मान कितना है 3 है, तो आप क्या लिखेंगे z इनवर्स बराबर a बटे में a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस माइनस का आई बी बटे में a वर्ग प्लस b वर्ग। ठीक है भाई। तो आप इसमें मान रख देंगे, आई होप नीचे ना दिख रहा हो, तो यहां पर आप देखिएगा z इनवर्स बराबर a का मान आपके पास 2 है। ठीक है ना। यहां क्या हो जाएगा a वर्ग प्लस b वर्ग, a का मान 2 है, b का मान 3 है, 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 कितना आ गया भाई 13 आ गया बेटा, कितना आ गया 13 आ गया है ना।
यहां पर देखो प्लस माइनस का आई बी, तो माइनस आई बी का मान 3 है। आई चाहे पहले लिख लो बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपॉन में यहां पर भी कितना हो जाएगा, ए वर्ग प्लस बी वर्ग का मान 13 हो जाएगा। तो जेड इनवर्स बराबर हो जाएगा 2/13 माइनस का 3/13। आई को आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका जेड इनवर्स हो गया मेरे भाई। अब बात समझ में आ गई या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई भी सम्मिश्र संख्या हो उसको हम z बराबर a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे। सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका संयुग्मी निकालने के लिए अगर z बराबर a प्लस आई बी है तो ए जेड बार बराबर a प्लस माइनस आई बी हो जाएगा। अगर z बराबर a प्लस आई बी है तो उसको हम डायरेक्ट a माइनस आई बी लिख सकते हैं z बार के बराबर में। जेड इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, तो ए के बटे में ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस माइनस बी अपॉन ए वर्ग प्लस बी वर्ग। ये बच्चों पूरा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है क्लास 11th मैथ के चैप्टर 4 का। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.1 के कुछ क्वेश्चंस पर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये समझ में आए कि सवालों को करना कैसे है। यहां तक की चीजें समझ आई या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने बाकी फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए अब हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 माइनस का 3 अपॉन 5i। देखिएगा 5i है, ब्रैकेट में क्या है माइनस का 3 अपॉन में 5i। इसको हमें a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, इस 5i का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5i ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5i। अगर हम देखें तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा माइनस का 3, i का i में मल्टीप्लाई हो जाएगा आई स्क्वायर। यहाँ पे i से मेरा मतलब है आयोटा, पढ़ने में आप इसको i पढ़ सकते हैं बट इसका मतलब क्या होता है आयोटा, है ना। अब आप देखिएगा ये -3 आई स्क्वायर का मान आप जानते हैं क्या होता है -1, -1 गुणा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 3। लेकिन हमें संख्या को a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। भाई हमारे पास a का मान तो आ गया बट आई बी के रूप में कोई संख्या नहीं बची, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर में 3 प्लस लगा के आप इसमें i0 लिख सकते हैं। ये किसका मान आ गया भाई 5i, एंड ब्रैकेट में जो माइनस का 3/5i था इसको हमने a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कर दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्ची। क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन वैसे आप भी कर सकते हो बट मैं अभी 2-3 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको दिया गया आयोटा की पावर 9। सरलता के लिए मैं इसको आई पढ़ देता हूं बट इसको आयोटा पढ़ा जाता है, और आयोटा की पावर है 19। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो अभी पावर सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था कि आयोटा की किसी भी घात को कैसे सॉल्व किया जाता है। आई की घात 9 है तो इसको आप लिख सकते हो आई की घात 8 इंटू में आई, ठीक है, प्लस आई की घात 19 को आप आई की घात 18 इंटू में आई लिख सकते हैं या आयोटा लिख सकते हैं। तो आई की घात 9 प्लस आई की घात 19 बराबर, यहां देखो आई की घात 8 का मतलब हो जाएगा आई की घात 2 और इसकी पावर 4 इंटू में आई चल रहा है भाई। यहाँ आई की घात 18 को हम आई की घात 2 और इसकी घात 9 लिख सकते हैं, यहाँ पर चल रहा है आई, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो आई की घात 2 का मान -1 रखेंगे और इसकी पावर कर देंगे 4 इंटू में चल रहा है आई, प्लस यहाँ भी -1 हो जाएगा आई स्क्वायर का मान और पावर में क्या रहेगा 9 इंटू में आई, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिएगा -1 पे सम संख्या में पावर है तो +1 आएगा, +1 का आई में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा भाई आई आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए -1 की पावर 9 है, -1 की पावर 9 है यानी -1 मान आएगा, और -1 का आई में गुणा करेंगे तो माइनस का आई आ जाएगा, आई में से आई जाएगा तो क्या आ गया 0। लेकिन हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया a प्लस आई बी के रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करो, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आई या I0 लिख सकती है। किसका मान हो गया भाई
आयोटा की पावर 9 एंड आयोटा की पावर 19 का। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार मुझे बताइएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। आई की पावर कितना दिया हुआ है हमारे पास, आई की पावर है भाई -39, सॉरी +39 है, ठीक है। माइनस होता है माइनस सोल्व कर लेते, बट हमारे पास अभी प्लस है तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए जी, तो देख लेते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। आई की पावर क्या है 39, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आई की पावर 39 है तो इसको आप क्या लिख सकती हैं, आई की पावर 38 इंटू में आई लिखेंगे। आई की पावर 38 को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर और यहाँ पे 19 कर देंगे, इंटू में आई चलेगा। आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे, पावर में 19 है, इंटू में आई। अब -1 की घात विषम संख्या है, -1 ही रहेगा और आई गुणा करेंगे तो कितना आ गया -i। 0 प्लस माइनस आई लिख देंगे, इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है ना। हमारे पास आई वाला पार्ट आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस कोष्टक में लिख देंगे -i। ये आपकी सम्मिश्र संख्या हो गई, या इसको आप 0 माइनस आई भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बच्चों, तो ये हमने चैप्टर 4 का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझा। उसके 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने करवा दिए हैं। अगले पार्ट में 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे, जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। हालांकि अब इन क्वेश्चन को लगाने के बाद आगे के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कितने क्वेश्चन कितने कॉन्सेप्ट आप आगे लगा पाएंगे, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक इसको शेयर भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राधे।